जैविक संसाधनों का बड़ा महत्व है। धरातल पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनका मानव अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। ठीक है। और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति जो भी पदार्थ करते हैं, उन सभी पदार्थों को क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। ठीक ना, रिसोर्सेज बोलते हैं। तो धरातल पर उपस्थित समस्त जीव जंतु और वनस्पतियां जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उनको बोलते हैं जैविक संसाधन। ठीक है। देखिए, जैविक संसाधनों में वनस्पतियां और जीव जंतु दो अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें से 85% मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? वनस्पतियां करती हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो 15% जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है मानव को, वो करते हैं जीव जंतु। ठीक ना, इसको आप याद रखेंगे। तो इन सब में वनस्पतियों का बड़ा ही महत्व है। वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों ही क्या हैं? भगवान की देन माने जाते हैं। धरातल पर उपस्थित ऐसा कोई भी जीव या ऐसी कोई भी वनस्पति, हम ये मानते हैं कि इस दुनिया में एक पत्ता भी भगवान की बिना मर्जी के हिलता नहीं है। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन वह वनस्पतियों को जनरेट नहीं कर सकता, उनकी उत्पत्ति नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन फिर भी मानव ने क्या किया है? तकनीकी प्रगति हासिल की है, कौशल हासिल किया है और तकनीकी हासिल किया है। उसके माध्यम से पर्यावरण में परिवर्तन का प्रयास किया है। लेकिन आज भी यह कहना गलत नहीं है कि पर्यावरण अगर न हो, वनस्पतियां और जीव जंतु अगर न हो, तो मानव कुछ नहीं कर सकता। तो इस क्लास में हम लोग यही समझेंगे कि जैविक रिसोर्सेज क्या होते हैं, दुनिया के किस हिस्से में होते हैं, और उनमें से किन किन चीज़ों का इंसान जो है उपयोग करता है। ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ पर हम लोग को समझनी है। ठीक है। सबसे पहले हम वनस्पति को समझेंगे। किसको समझेंगे? वनस्पति को। वनस्पतियों के प्रकार को, कितनी प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। ठीक है। और दुनिया के किस हिस्से में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। दूसरी बात हम लोग समझेंगे जीव जंतुओं को। ठीक ना। वनस्पतियों को समझने में हम एक उद्योग को समझना है जिसका नाम है कागज उद्योग। कागज उद्योग को समझेंगे। ठीक है। कागज उद्योग को समझने के बाद जो जीव जंतु से संबंधित जो कुछ उद्योग आते हैं, ठीक ना, जैसे कि दुग्ध व्यवसाय। दुग्ध व्यवसाय को समझने के बाद हम लोग समझेंगे क्या? मांस। भाई जीव जंतु से हमें मांस की भी प्राप्ति होती है और मानव उसका क्या करता है? प्रयोग करता है। इसके बाद हमें समझना है ऊन। पशुओं से हम ऊन भी निकालते हैं। दुनिया के किस हिस्से में किस प्रकार का ऊन निकाला जाता है और दुनिया के कौन से देश में किस प्रकार के जंतु से ऊन निकाला जाता है। ठीक ना, ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे? इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वनस्पतियों को। अगर यह कहा जाए कि वनस्पतियां हमारी धरती का श्रृंगार हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आए भी हैं। धरती का श्रृंगार अगर हम कहें तो वनस्पतियों को। ठीक है। वनस्पतियां होती हैं, धरती पर हरियाली होती है, और वनस्पतियों के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, आप ही कहीं पर जाइए, अगर वहाँ पर पेड़ पौधे ना हो या ऐसी कोई भी हरियाली ना हो, तो आपको वही चीज़ क्या लगेगा? थोड़ा सा ऑड लगेगा, आपको अच्छा देखने में नहीं लगेगा। ठीक है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर वनस्पतियाँ होती तो कितना अच्छा होता। तो आइए हम लोग समझते हैं वनस्पतियों को। दुनिया का 33% हिस्सा, 33%, ठीक है, धरातल जो है वनस्पतियों से क्या होना चाहिए? कवर होना चाहिए। लेकिन आज यह इतना है नहीं। इसी तरीके से दुनिया के हर देश में, दुनिया के सभी देशों में वनस्पतियों का जो कवरअप है
वह 33% का नियम बनाया गया है कि 33% दुनिया के सभी देशों में वनस्पतियों का कवरअप होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर रूप से भारत की बात करें तो भारत में 33% वनस्पतियाँ भारत के धरातल पर होना चाहिए, लेकिन ये इतना है नहीं। भारत के धरातल का लगभग 24% ही ये कवरअप है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक, जब हम वनस्पतियों की बात करते हैं तो वनस्पतियों में अलग अलग प्रकार के क्षेत्र बांटे गए हैं। उन क्षेत्रों में देखिए, मानव क्या करता है कि सभी प्रकार की वनस्पतियों से लकड़ी प्राप्त करता है, फल प्राप्त करता है, और बहुत सी ऐसी मानव की आवश्यकता की चीज़ें हैं जो मनुष्य क्या करता है, वनस्पतियों से प्राप्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग वनस्पतियों को कई भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि सदाबहार वन होते क्या हैं। तो ऐसे वन जो कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं छोड़ते हैं और सदा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर सदा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। ऐसे वनों को सदाबहार वनों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, कारण क्या होता है सदाबहार रहने का, वर्ष भर हरे रहने का? ये जो वन हैं यह आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। किस प्रकार के प्रदेशों में पाए जाते हैं? आर्द्र प्रकार के प्रदेशों में पाए जाते हैं, इसलिए यह हमेशा तर होते हैं, हमेशा पानी इनको मिलता रहता है, अपनी पत्ती कभी छोड़ने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर इन वनों में पाई जाने वाली, अगर हम कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों की बात करें, पेड़ों की बात करें कि किस प्रकार के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं, तो वो है रबर, साल, सरू, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड और एबोनी। इस प्रकार के जो वन हैं, जो वृक्ष हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कक्ष वनस्पति है, जो कक्ष वनस्पति हम देखते हैं, कक्ष वनस्पति जिसको कि मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव वनस्पति भी सदाबहार वनों की श्रेणी में ही आती है। यह वनस्पति भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सुंदरवन के डेल्टा में है। सुंदरवन डेल्टा सुंदरी नामक वृक्षों के कारण पड़ा है। ठीक है, वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में हैं, वहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, भारत में अगर और हम बात करेंगे तो पश्चिमी घाट सदा हरे भरे रहते हैं। कारण क्या है? सह्याद्री पर्वतमाला के कारण वहाँ पर जो प्रदेश है, जो मौसम है, वो लगातार आर्द्र बना रहता है। ठीक है, कभी शुष्कता नहीं आती, हमेशा आर्द्र बना रहता है। पश्चिम बंगाल में भी सुंदरवन के डेल्टा में हमेशा तर प्रदेश बना रहता है, तर मौसम बना रहता है, इसलिए ये जो प्रदेश हैं कभी अपनी पत्तियों को छोड़ते नहीं हैं और सदा हरे भरे ये वृक्ष रहते हैं। ठीक है, अगर हम दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया में विषुवत रेखीय प्रदेशों में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। दुनिया में विषुवत रेखीय प्रदेशों में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ब्राज़ील के क्षेत्र में, मध्य अमेरिका में, ठीक है, अफ्रीका के मध्य भूमि में इस प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इन वनों को आपको ध्यान रखना है। इन वनों से जो क्वेश्चन आएगा, रबर, साल, सरू, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, एबोनी, मैंग्रोव, ये किस प्रकार के वन हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं। ठीक है, इस प्रकार के वनों से बेशकीमती बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, जो काफ़ी सॉलिड होती हैं, कठोर होती हैं। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह कामों में लाई जाती हैं। क्लियर? इसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ऐसे वन होते हैं जहाँ पर थोड़ी शुष्कता आती है। दुनिया का वह क्षेत्र, दुनिया के ऐसे देश जो उष्णकटिबंध में पड़ते हैं लेकिन वहाँ आर्द्र प्रदेश न होकर के शुष्क प्रदेश होता है, ऐसे क्षेत्रों में जो पेड़ होते हैं वह अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार के वनों में सागौन, शीशम, साल, बांस और बेत जैसे प्रदेश आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दुनिया के अन्य हिस्सों की बात करें तो मंगोलिया में, ठीक है, चीन में,
भारत में, ब्राज़ील के पठारी क्षेत्र में, ठीक है। ऐसे कुछ देश हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं, और पतझड़ वन दुनिया के लगभग सभी मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, ठीक है। जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं और ऐसे इलाके जहाँ पर शुष्कता बहुत ज़्यादा होती है, इस प्रकार के इलाकों में क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके बाद आता है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वनों में आपका ओर्च, स्प्रूस, ओक जैसे वृक्ष जो है पाए जाते हैं, ठीक है। चीड़, इस प्रकार के वृक्ष आपके भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा जैतून, कार्क, आदि वृक्ष भी जो है भूमध्य सागरीय वनों की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रकार के वृक्ष जो रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध हैं, वे सभी प्रकार के वृक्ष जो है कि रसदार फलों वाले वृक्ष, रसदार फलों वाले वृक्ष भी भूमध्य सागरीय वन की विशेषता है। यहाँ पर यह ध्यान देना अति आवश्यक है, अमेरिका में भूमध्य सागरीय प्रकार के जो वन पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे वनों को अमेरिका में चपराल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। भूमध्य सागरीय वनों को अमेरिका की ओरोनिको घाटी में जो पाए जाते हैं वह चपराल कहा जाता है उनको, ठीक है। और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इनको मक्की कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में इन्हें मक्की के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इनको चपराल के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आर्च, स्प्रूस, ओक, चीड़, जैतून, कार्क और रसदार फलों के लिए ये वन विख्यात हैं। अगर हम दुनिया के प्रदेशों की बात करें तो इस प्रकार के जो वन हैं वह अमेरिका के कैलिफोर्निया, नाम आप लोग नोट कर लेंगे, चिली, दक्षिणी अमेरिका में चिली, दक्षिण अफ्रीका का कुछ क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया का कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है भूमध्य सागरीय वनों से। अब आगे जो वन के प्रकार पाए जाते हैं उसमें कोड़धारी वन है। कोड़धारी वनों को टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। कोड़धारी वनों को टैगा वन के नाम से भी जानते हैं। इसमें लार्च, स्प्रूस, फर और पाइन जैसे वृक्ष सम्मिलित हैं। कोड़धारी वनों का विकास अत्यंत हिमपात वाले और न्यून तापमान वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ पर हिमपात यानी कि बर्फबारी हो रही हो और वहाँ का तापमान जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम हो, ऐसे क्षेत्रों में कोड़धारी वनों की प्रधानता होती है। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी पूरी तरीके से आपकी ख़त्म हो गई है। आर्थिक भूगोल हमने शुरू किया है और धीरे धीरे ऐसे ही सभी क्लासेस, सभी टॉपिक्स क्या होंगे आपके क्लियर कराए जाएंगे। देखने जो ऑनलाइन हमारे विद्यार्थी आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे ये उम्मीद है, आशा है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 2 बार सब्सक्राइब बटन नहीं दबाना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और इसके साथ ही आपको बेल आइकन भी दबाना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता। बहुत से विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जब हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमें पैसा देना होगा। नहीं, यूट्यूब पर फ्री सब्सक्रिप्शन होता है, कोई चार्ज आपको नहीं लगता। और यूट्यूब की किसी भी पढ़ाई का कोई चार्ज आपको नहीं देना होता है।
इंसान ने इस प्रकार की तकनीकी विकसित कर ली है जिससे गरीब बच्चा भी आसानी से यूट्यूब पर फ्री पढ़ सकता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अगली क्लास के लिए हम लोग क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक। जैविक संसाधनों में हम लोग अक्षांशों के आधार पर जितने भी प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं वे सभी घास के मैदानों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है और 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण तक जो है उष्णकटिबंध पाया जाता है और इसके बाद इधर ये जो है शीतोष्णकटिबंध पाया जाता है। ठीक ना। तो घास के मैदानों को सामान्यतः हम 2 भागों में बांट लेते हैं। घास के मैदानों को सामान्यतः हम कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है। वो घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो जो पहला है वो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या जिनको हम सवाना टाइप बोलते हैं। ठीक है। सवाना क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की विशेषता क्या है कि यहाँ जो बारिश होती है वो 25 से 75 सेंटीमीटर तक ही होती है और इनका विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ अक्षांशों तक होता है। अगर हम अक्षांशों की दृष्टि से बात करेंगे, बारिश बहुत कम होती है। ठीक ना। इसलिए यहाँ पे घास के मैदान उत्पन्न हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो उष्णतर प्रदेशों की श्रेणी में आता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में बारिश नहीं होती है। तो ऐसे प्रदेश क्या होते हैं कि ऐसे प्रदेशों में घासें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि अमेजन नदी के उत्तर में दक्षिणी अमेरिका में सवाना घास का मैदान है। ठीक ना। अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ओरिनिको नदी घाटी में लानोज, ब्राज़ील के पठार पर इस घास को बोलते हैं कंपाज और दक्षिण अफ्रीका में इसको बोलते हैं पार्कलैंड। क्लियर है। अफ्रीका में इसको पार्कलैंड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी कि ऐसे घास के मैदान जो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के लगभग 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक होते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ साउथ से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ तक होते हैं, वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मैदान जो घासों के मैदान हैं वो हैं स्टेपी। यूरोप में इस प्रकार के मैदान को क्या बोलते हैं? स्टेपी। स्टेपी कहाँ है? यूरोप के घास के मैदानों को स्टेपी बोला जाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी बोला जाता है। दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों को जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं इनको पंपाज बोलते हैं। जैसे कि मुख्यतः अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे घास के मैदानों को डाउन्स बोलते हैं और दक्षिण अफ्रीका में ऐसे घास के मैदानों को वेल्ड्स बोलते हैं। तो इन घास के मैदानों को, इन बातों को आपको क्या करना है? याद रखना है, भूलना नहीं है। जो दुनिया के जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों को समझने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक ना। देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना बोलते हैं और ये जो सवाना है अमेजन के उत्तर में यानी कि दक्षिणी अमेरिका में इसको सवाना बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका में इसको जो ओरिनिको घाटी में होता है उसको लानोज बोलते हैं। ब्राज़ील के पठार पर इसे कंपाज बोलते हैं और इसको दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में क्या बोलते हैं? पार्कलैंड बोलते हैं। उसी तरीके से शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं इनका भी पूरी दुनिया में अलग अलग इनको नाम दिया जाता है। यूरोप में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, ठीक है, अर्जेंटीना में यानी कि दक्षिणी अमेरिका में पंपाज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है।
सबसे अच्छा गेहूं उत्पादित होता है प्रेरी घास के मैदानों में। प्रेरी घास के मैदानों में सबसे अच्छा गेहूं का प्रोडक्शन होता है, इसलिए प्रेरी घास के मैदानों को बोलते हैं दुनिया का खाद्य भंडार। सबसे अच्छा गेहूं प्रेरी घास के मैदानों में ही होता है, उत्पादित किया जाता है, इसलिए इसको दुनिया का खाद्यान्न भंडार के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। जब वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है तब वैसी जगह पर वनस्पतियाँ बहुतायत मात्रा में उत्पन्न नहीं होती हैं। तो ऐसी जगहों पर वनस्पतियाँ बहुतायत मात्रा में उत्पन्न नहीं होती हैं। फिर क्या होता है? तब कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, खैर, बबूल, ऐसे कैक्टस, एकेसिया, ऐसे टाइप की जो वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ हैं, इस टाइप के उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त वनस्पतियों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। इस दशा में कई प्रकार के मरुस्थल उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया के जो कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है? सहारा। सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। देखिए, एग्ज़ाम में आपसे वो पूछा जाता है जो सबको नहीं पता होता है, ठीक ना। जो कुछ साधारण नाम हैं, साधारण नाम सभी को याद हो जाते हैं। जो साधारण नाम सबको याद नहीं होते, ठीक है, वही एग्ज़ाम में मोस्टली अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ मरुस्थलों को। सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में, ठीक ना। देखिए, ये अफ्रीका का भाग है। अगर अफ्रीका को इस तरीके से बनाया जाए, ठीक है, तो ये भाग है, ठीक ना। ये अरब का है ये चीज़। तो ये जो इलाका है, इस पूरे इलाके में क्या फैला हुआ है? सहारा का रेगिस्तान फैला हुआ है, ठीक है। सहारा अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में यहाँ पे है। कौन? सहारा का मरुस्थल है। क्लियर? उसके बाद नेगेव, इजराइल, लगभग यहाँ पे भूमध्य सागर के पास में, ये यहाँ पे एक मरुस्थल है। क्या नाम है इसका? नेगेव। नेगेव मरुस्थल इजराइल में है। दश्ते एलूट ईरान में, लगभग यहाँ पे आपका एक मरुस्थल पड़ेगा, दश्ते एलूट, ठीक ना। कहाँ पे? ईरान में जो मरुस्थल, उसका नाम है दश्ते एलूट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद कजाकिस्तान में किजुलकुम, यहीं पर कजाकिस्तान में, ठीक ना, किजुलकुम। उसके बाद दसितोदे सेचुरान, पेरू में। जब हम बात करते हैं, ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिणी अमेरिका का अगर डायग्राम एक बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो पेरू में, ठीक है, यहाँ पर ये इलाका होता है। इस भाग में, दक्षिणी अमेरिका के इस भाग का जो ये इलाका है, ये पेरू है। इस पेरू में एक मरुस्थल है दसितोदे सेचुरान। तुर्कमेनिस्तान में काराकुम, यहीं पर तुर्कमेनिस्तान पड़ता है। तुर्कमेनिस्तान में कौन सा मरुस्थल है? काराकुम। और सोनोरान, यूएसए एंड मैक्सिको में। जब हम उत्तरी अमेरिका को बनाते हैं, ठीक है, तो यूएसए और मैक्सिको, यानी ये यूएसए है और यहाँ पर मैक्सिको पड़ता है, उसमें जो मरुस्थल है वो है सोनोरान, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य मरुस्थल भी हैं। इन मरुस्थलों को हमें क्या करना है? जानना है। देखिए, इसके अलावा गोबी का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में, ठीक है ना। मंगोलिया और चीन की सीमा पर है, जो लोयस के मैदान के नाम से विख्यात है, ठीक है। लोयस के मैदानों ने गोबी के मरुस्थल को बनाया हुआ है। तो गोबी का मरुस्थल एक है तकला माकन, तकला माकन, तकला मकान भी कहते हैं। तकला माकन कहाँ मरुस्थल है? चीन में। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान की सीमा पर। क्लियर? थार का मरुस्थल आप जान रहे हैं। नाबी, एक नामीब मरुस्थल है। कौन सा? नामीब। कहाँ है? यहाँ पे नामीबिया में। और यहीं पर एक मरुस्थल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी। कालाहारी कहाँ है? बोत्सवाना में। सब कुछ आप नोट कर लेंगे। कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में। नामीब मरुस्थल है नामीबिया में।
तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल, ठीक है। सोमालिया में सोमालियाई मरुस्थल है, यहाँ पड़ता है आपका सोमालिया, अफ्रीका के इस हिस्से में पड़ता है सोमालिया, और सोमालिया में है सोमालियाई मरुस्थल, ठीक ना। तो ये मरुस्थल सोमालिया में है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक मरुस्थल है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, क्लियर। तो कुछ मरुस्थलों को भी हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे समझ लिया है। तो मुख्य रूप से इसमें विश्व भूगोल की भी कुछ बातें आ गई हैं, जैसे कि मरुस्थलों को और विश्व के घास के मैदानों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, इसको कंप्लीट कर लिया। इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और लकड़ी उद्योग की बात करेंगे, ठीक ना। ठीक है, वनों का जो आर्थिक महत्व है, वन किस प्रकार से आर्थिक रूप से कार्य में लिए जाते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग अब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, वनों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और कुछ अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अगर हम लकड़ियों की बात करेंगे तो लकड़ियों में मुलायम लकड़ी है, जिसमें कि कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि फर, लार्च, सीडर, स्प्रूस, हेमलॉक और रेडवुड। ध्यान दीजिएगा, ये मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष हैं। इन वृक्षों से क्या होता है, कागज़ की लुगदी बनती है, दिया सलाई बनाने के काम में इनको लिया जाता है। मतलब जो हल्के हल्के कार्य हैं वो इनसे किए जाते हैं। फर्नीचर वगैरह इन पेड़ों से नहीं बनाए जाते। फर्नीचर बनाए जाते हैं कठोर लकड़ी से। कठोर लकड़ियों में भी दो प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं और एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो हैं बीच, बर्च, मैपिल, पोपलर, बलूत, चेस्टनट और यूकेलिप्टस। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं वो हैं एवोनी, महोगनी, सागौन और रोजवुड आदि, ठीक है। इन वनों में अगर हम लकड़ियों के उत्पादन की बात करें तो कनाडा, जो कनाडा है, कनाडा मुलायम लकड़ियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। इसको स्टोर हाउस ऑफ सॉफ्ट वुड के नाम से जाना जाता है। स्टोर हाउस ऑफ सॉफ्ट वुड के नाम से कनाडा को जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लकड़ियों के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर यूएसए का नंबर आता है। सभी प्रकार की लकड़ियों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अमेरिका में होता है। लेकिन वन संपदा के मामले में, मतलब जंगल सबसे ज़्यादा कहाँ है, वन संपदा सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो CIS देशों में, रूस में, CIS और रूस देशों को मिला करके वन संपदा, ठीक ना, सबसे ज़्यादा है। लेकिन उत्पादन के मामले में ये देश जो है चीज़ 6वें स्थान पे आते हैं, 6th पोजीशन पे आते हैं। प्रोडक्शन नहीं कर पाते लेकिन भंडार इनके यहाँ मौजूद है। अमेरिका में भंडार नहीं है लेकिन उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आता है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत लकड़ी के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, क्लियर। इसके बाद आता है कनाडा का नंबर। तो कुछ चीज़ें हैं इस तरीके जिनको आपको जानना है। कुछ वनों के उत्पाद को हम देखेंगे, जैसे कि चिकिल से च्युइंगम बनता है। चिकिल जो है कि वृक्षों के रस होता है और इससे क्या बनाया जाता है, च्युइंगम बनाया जाता है। बलाटा रबर वृक्ष होते हैं, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका की जंगलों में पाए जाते हैं। नट में कई प्रकार के नट होते हैं, चेस्टनट है ना, वॉलनट, कोहिन नट, इसको सुपारी भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक ना। कुछ रेशे भी प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। पंपास मैदानों से सबसे ज़्यादा रेशे निकाले जाते हैं। पनामा में सबसे उत्तम किस्म के जो रेशे होते हैं उनको बोलते हैं टोक्विला। टोक्विला रेशे पनामा के हैं, जो कि सबसे उत्तम प्रकार के रेशे होते हैं और एग्जाम में इसको पूछा गया है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन बनाई जाती है, जो मलेरिया के इलाज में काम आता है। इसके अलावा कुछ चमड़ा रंगने के सामान भी होते हैं, जिसमें कि जावा, मलेशिया और सुमात्रा में पाया जाता है गैम्बियर नामक झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों से चमड़ा रंगने का सामान बनाया जाता है, ठीक है। उनसे रंग निकाला जाता है और उससे चमड़े को रंगा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। गैम्बियर क्या है, एक झाड़ी है, ठीक है, जिससे रंग निकाल करके चमड़े को रंगा जाता है। उसके बाद बात करेंगे कार्ग की। तो कार्ग के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पर आता है पुर्तगाल का नाम। पुर्तगाल को याद रखेंगे। दुनिया का 50% कार्ग का उत्पादन
अकेले पुर्तगाल नामक देश करता है। तो इस तरीके से प्राकृतिक वनस्पतियों में, नेचुरल वेजिटेशन में, जो कि बायोटिक रिसोर्सेज थे, जैविक संसाधन थे, उसका एक पार्ट, जैविक संसाधन का एक पार्ट हमने क्या किया, इसमें पढ़ लिया है। इसका जो अगला पार्ट आएगा वो आपका मांस और दुग्ध आएगा, ठीक, और कागज उत्पाद उसमें आपको बताएंगे, ठीक। तो एनिमल हस्बेंड्री को हमें क्या करना है, अब अगली क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लियर है?